So continuing from पेज नंबर 165 कि मीराबाई थी। मीराबाई अपने हस्बैंड को छोड़कर आ गई थी, जंगलों में भटकने लग गई थी, कृष्ण भजन गाया करती थी, अपनी जो लाइन्स थी वो गाया करती थी इन द फॉर्म ऑफ भजन्स। ये माना जाता है कि उनके जो गुरु थे वो रायदास थे। रायदास वॉज अ लेदर वर्कर, चमड़े का काम करने वाले थे, और उन्हीं की वजह से उनमें इतनी बोल्डनेस आई थी कि उन्होंने पूरा किसी कास्ट सोसाइटी को नहीं माना। आफ्टर बीइंग अ प्रिंसेस उन्होंने सब छोड़ दिया, एक राजा की रानी होते हुए उन्होंने सब छोड़ दिया और जंगलों में भटकने लग गई। कोई कास्ट, कोई सोसाइटी को नहीं माना, अपने सारे कंफर्ट्स, अपने पैलेस को छोड़ दिया और फिर सफ़ेद कपड़े या सैफरन कपड़े पहनकर पूरे में घूमती थी वो। और मीराबाई के बारे में अगर हम बात करें तो उनके कई सारे फॉलोअर्स थे, ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स बन गए थे, उनको इंस्पिरेशन की तरह लेते थे कई सेंचुरीज तक। और उनके जो सॉन्ग्स थे वो आदमी औरत दोनों ही गाया करते थे। स्पेशली जो गरीब थे या लो कास्ट के थे, गुजरात और राजस्थान में, वो लोग ज़्यादा उनके भजन गाया करते थे। इसके बाद एक और नाम आता है शंकर देवा। तो शंकर देवा की अगर हम बात करें तो ये लेट 15th सेंचुरी में उभर कर सामने आए थे। ये जिस चीज़ को फॉलो करते थे दैट वाज वैष्णविज्म। आसाम में इन्होंने वैष्णविज्म का प्रचार किया। वैष्णविज्म इज विष्णु पूजा। और ये जो बिलीव किया करते थे, अपने टीचिंग्स में जो बताते थे, ये भगवती धर्म के बारे में बताते थे, जो कि भगवत गीता और भगवत पुराण से इंस्पायर्ड था। और इन्होंने विष्णु जी को अपना सुप्रीम डीटी मान लिया था। और इन्होंने जो मोर फोकस किया या ज़्यादा प्रचार किया, ज़्यादा एम्फेसिस डाला, दैट वाज नाम कीर्तन को, कि भगवान का नाम सिमरिए, भगवान का नाम, विष्णु नाम बार बार लीजिए। उस चीज़ पे इन्होंने एम्फेसिस डाला, फोकस डाला, प्रेशराइज किया कि वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए कि जिस भी डीटी को आप मान रहे हैं उसका नाम बार बार आप लें। इन्होंने सत्र या मोनेस्ट्रीज को ट्रांसमिशन कर दिया। ये जो मोनेस्ट्रीज थी जहाँ पे ये गुरु लोग रहा करते थे या जो सत्र थे, ग्रुप्स रहा करते थे, उसका ट्रांसमिशन कर दिया एकदम स्पिरिचुअल नॉलेज में, या नाम घर या प्रेयर हॉल्स के नाम पर, कि यहाँ आएंगे तो यहाँ पर पूजा पाठ किया जाएगा, भगवान का नाम सिमरा जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर भगवान का नाम एक साथ लेंगे। और ये पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। जो उनकी मेजर कॉम्पोजिशन है दैट वाज कीर्तन घोष। कीर्तन घोष जो उन्होंने मेन इम्पॉर्टेंट लिखी हुई है। अब अगर हम बात करें रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस, तो रिलीजियस ट्रेडिशंस की अगर हम हिस्ट्री देखने की बात करें तो जो हमारे हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने कई तरीके से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, स्टोरीज या रिलीजियस परसेप्टर्स की मदद से, रिलीजियस जो टीचर्स हुआ करते थे उनकी हेल्प से, उनकी कॉम्पोजिशंस को देखकर, मेन और मेन किस तरीके से उनको बिलीव किया करते थे उस तरीके से देखकर उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 4 में ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो स्कल्पचर और आर्किटेक्चर है वो सिर्फ तभी समझा जा सकता है जब उसके कॉन्टेक्स्ट में, जब हमें उनका कॉन्टेक्स्ट पता हो कि वो क्यों बना, क्या आइडिया था उसके पीछे, क्या बिलीफ था उसके पीछे, या फिर क्या प्रैक्टिसेस वहाँ फॉलो होती थी। मतलब रिटन टेक्स्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन जब टेक्सचुअल ट्रेडिशंस की बात करते हैं रिलीजियस बिलीफ के ऊपर, तो हमको देखने में आता है कि बहुत ज़्यादा वाइड वैरायटी में रिटन टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है। अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। और ये सिंपल है, डायरेक्ट लैंग्वेज है, वचन के फॉर्म में है बसवाना में, जो कि पर्शियन का ओरिजिनेशन है, पर्शियन से निकला है। फरमान है मुग़ल एम्परर्स का, जिसमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, सब बताया गया है कैसा रिलीजन फॉलो होता था। और हर किसी टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझने के बाद
और समझने के लिए बहुत स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, हर कोई उसको डिसाइफर नहीं कर सकता है। और कई सारी फेमिलियरिटी भी है कई लैंग्वेजेस में, तो उनको उन वेरिएशंस को भी समझना होता है, उस स्टाइल को भी समझना होता है, और फिर हर जेनर को वो या हर कैटेगरी को वो डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो इसी में एक सेक्शन है वेराइटीज ऑफ सोर्सेज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सूफी ट्रेडिशन। दिस चैप्टर वाज ऑन सूफिज्म। तो अब सूफी ट्रेडिशन को रिकंस्ट्रक्ट जो किया गया है वो किन टेक्स्ट्स के बेसिस पे किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो मैनुअल आता है दैट इज कशफ उल महजूब, जो कि अली बिन उस्मान हुजविरी ने लिखा है, और ये हिस्टोरियंस को हेल्प करता है ये बताने में कि किस तरीके से ट्रेडिशंस जो सब कॉन्टिनेंट के बाहर वाले ट्रेडिशंस थे, सब कॉन्टिनेंट के बाहर के ट्रेडिशंस थे, वो उन्होंने इंडिया को इन्फ्लुएंस किया, कैसे वो इंडिया में आ गए। दूसरा जो टेक्स्ट है दैट इज मलफुजत। मलफुजत का मतलब होता है अटर्ड, जिसको बोला गया है, गाया गया है। जो पहला अल्फुजत था दैट वाज फवाइद अल फौद का कलेक्शन था, जिसमें कॉन्वर्सेशंस थी शेख निजामुद्दीन औलिया की। इसको आमिर हसन सिजवी दहलवी ने लिखा था, कंपाइल किया था, और पर्शियन पोएट ने इसको लिखा था। तो आमिर हसन सिजी दलवी ने पर्शियन पोएट थे, उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन को लिखा है और इसको मलफुजत कहा जाता है। इसमें निजामुद्दीन औलिया से की गई कॉन्वर्सेशन को नोट किया गया है। इसी का एक एक्सेप्ट हमने पढ़ा था जब उनको गार्डन्स ऑफर किए गए थे, तो उन्होंने मना कर दिया था कि लैंड का मैं क्या करूँगा। और ये तो हमारे जो आगे पिछले गुरुज थे उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, और फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई थी। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमको ओवर द पीरियड डेक्कन के सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिल जाते हैं, और ये दोबारा कई बार कंपाइल किया गया अलग अलग सेंचुरीज में। दूसरा आता है मकतूबत। थर्ड वन इज मकतूबत। मकतूबत का मतलब होता है जो रिटन है, यानी इसमें कलेक्शन ऑफ लेटर्स है जो कि सूफी मास्टर्स ने अपने डिसाइपल्स को लिखे हैं, वो लेटर्स का कलेक्शन इसमें है। और ये ऑल्दो सारे के सारे शेख के एक्सपीरियंसेस पे बिलीव्ड हैं, जो कि रिलीजियस ट्रुथ के बारे में जानते थे, उनका जो बिलीव था, और वो दूसरों से अपना जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करना चाह रहे थे, वो लेटर्स हैं। और ये लाइफ की कंडीशंस को और रेसिपिएंट्स की कंडीशंस को, उनके जो रिस्पॉन्सेज होते थे, उनकी जो इच्छाएं होती थी या डिफ़िकल्टी होती थी, या उनका स्पिरिचुअल और मुंडेन कैसा था, वो चीज़ के ऊपर इन्होंने लेटर्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हुई हैं। इन लेटर्स को कहा गया है मकतूबती इमाम रब्बानी। लेटर्स को कहा गया मकतूबत इमाम रब्बानी, जो कि 17th सेंचुरी में नोट किया गया था नक्शबंदी शेख अहमद के द्वारा शिरंडी में, जिनकी आइडियोलॉजी थी अभी भी जो लिबरल्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रास्ट करती है। फिर आता है तज़किराज। तज़किराज इज टू मेंशन एंड मेमोरियलाइज। तो अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहला क्या था, ट्रीटीज और मैनुअल्स जो रिटन अवेलेबल थे। फिर आया मलफुजत जो कि ओरल था, बोल के बोला जा रहा था, सिर्फ ओरली था, उसको फिर बाद में टेक्स्ट में किया गया। फिर रिटन, मकतूबत इज इन रिटन। फिर आया आपका तज़किराज आर जो कि मेमोरी बेसिस पे मेंशन किया गया था। इसमें बायोग्राफिकल अकाउंट्स भी हैं सेंट्स के कि कैसे कैसे वो रहा करते थे, किसी एक लाइव पर्सन ने जिन्होंने उसकी लाइफ देखी है और याद करके फिर वो बताते हैं कि वो कैसे हुआ करते थे। तो 14th सेंचुरी में सियार उल औलिया थे, मीर खुवरुद किरमानी के, वो पहले सूफी
तज़किरा थे, जो कि तज़किरा था जो इंडिया में लिखा गया। और इन्होंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चिश्ती सेंट्स के बारे में लिखा गया। जो मोस्ट फेमस तज़किरा है वो है अखबार उल अख्यार, जो कि अब्दुल हक मुहाहिद का दहलवी का लिखा हुआ है। अब तज़किरास कोई भी लिख लेता था, लेकिन इनको कोई चाहिए होता था जो कि मेमोरी बताए कि कैसा क्या होता था, तो सुनकर कोई भी लिखता था। तो अब्दुल हक मुहादी दहलवी ने ये लिखा था अखबार उल अख्यार। ये सबसे फेमस तज़किरा रहा है। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत फैंटास्टिक होते हैं, लेकिन इनकी बहुत वैल्यू है हिस्टोरियंस की नज़र में कि उस समय का ट्रेडिशन और नेचर क्या था। तो अगर हम पूरे चैप्टर में देखें तो हर सेक्शन में हमें रिटन टेक्स्ट देखने को मिलते हैं। ओरल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी देखने को मिलता है जो कि प्रिजर्व करके रखा गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हुआ तो वो बोल गए, बोलकर ख़त्म कर दिया, वो मर गए। उसके बाद उनकी जो हाइम्स या पोएम्स हैं उनको कंपाइल किया गया है। और ऑल्दो वर्चुअली तो अगर देखा जाए तो आज भी ये जो ट्रेडिशंस हैं ये आज भी कॉन्टिन्यूड हैं, आज की डेट तक वो चले आ रहे हैं, वैसे ही फुल फ्लरिश्ड हो रहे हैं। और कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस में भी उनको यूज़ किया जा रहा है, उन ट्रेडिशंस को जो कि ओल्ड पेंटिंग्स में या दिखाया जाता है, वो ट्रेडिशन आज भी फॉलो हो रहा है। एट द सेम टाइम साथ साथ में ही ये जो ट्रेडिशंस हैं ये लोगों की ज़िंदगी का, बिलीफ का हिस्सा बने हुए हैं। और कुछ लोगों में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि ये ओवर द टाइम ये थोड़ा बहुत चेंजेस हुए। कुछ लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते कि ओवर द टाइम ये धीमे धीमे थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस के लिए चैलेंज है वो ये कि ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और रिकग्निशन बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसके लिए कुछ अचानक बोल नहीं सकते, रिलीजन को लेकर वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। So with this we have ended our chapter number 6. We'll begin next chapter in the next video.